तो बच्चों सबसे पहले आज की जो क्लास है वो क्लास सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम लोग यहाँ पर स्टार्टअप लेने चाहते हैं वेक्टर्स इन 3D का। तो वेक्टर्स इन 3D में जो इम्पोर्टेंट थ्योरी होती है तो पहले मैं वो थोड़ी सी आपके साथ डिस्कस कर दूंगा और फिर मैं आपको जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस होंगे एग्जाम्स में वो आपको मैं करवाऊंगा। तो आप लोग के जो पेपर अभी हुए थे जस्ट रिसेंटली यानी कि टर्म 1 के, तो आपने टर्म 1 के पेपर देख करके देख लिया होगा कि आपको लगभग पूरा पेपर ही आता होगा। बस आपको टाइम का थोड़ा सा हमें लग रहा था लैक ऑफ टाइम आपको हो सकता है, इसलिए आप प्रैक्टिस बहुत अच्छी से करिए ताकि आपको टाइम कम टाइम में भी आप ये पूरे क्वेश्चंस कर पाए। तो काफी ज्यादा बच्चों ने बोला था कि उनका पेपर छूट गया है लेकिन आता सब था। तो बस यही है कि आप लोग को अपनी स्पीड बढ़ानी है और कंसेप्ट्स बहुत अच्छे से आने चाहिए ताकि क्वेश्चंस आप जल्दी से कर पाए। और आपने देखा ही है ज्यादातर क्वेश्चन सब एनसीईआरटी से ही प्रिंटेड थे। तो बच्चों मैंने आपके पास एक वर्कबुक भी शेयर की है और वो वर्कबुक है एनसीईआरटी वर्कबुक है आपकी इंटीग्रल्स की। तो आपको रिवीजन के लिए इंटीग्रल्स की एनसीईआरटी वर्कबुक भी मैंने शेयर की हुई है, वो भी आपको लगानी है। आपके ग्रुप में वो ऑलरेडी शेयर की गई है। ठीक है, तो यहाँ से अब हम लोग बच्चों क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। जस्ट वेट। आई थिंक मेरी आवाज अभी तक सभी को आ रही है। ठीक है बच्चों, हम लोग क्लास यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो बच्चों अब आप लोग को यहाँ पर हेडिंग डालनी है। द हेडिंग इज वेक्टर एल्जेब्रा। ये आपको हेडिंग सामने आपकी स्क्रीन पे आ गई है। द हेडिंग इज वेक्टर एल्जेब्रा। तो उसमें जो बेसिक कंसेप्ट्स होंगे वो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ और ये सारे बेसिक कंसेप्ट्स आपके एग्जाम में यूज भी होंगे। तो इन बेसिक कंसेप्ट्स को हम लोग स्टार्टअप में ले चुके हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक हेडिंग डालते हैं और एक कॉपी खोल लेते हैं सीधा सीधा और यहाँ से क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो आई थिंक मेरी आवाज सभी को आ रही है। कोई भी ऐसा बच्चा जिसको ना आ रही हो तो वो हमको अभी भी बता सकता है। तो बच्चों यहाँ पर अब आपको सीधा सीधा हेडिंग डाल दी है वेक्टर एल्जेब्रा। तो मैं आपको हेडिंग यहाँ पे सबसे पहले डाल रहा हूँ, आप भी हमारे साथ हेडिंग डालिएगा। द हेडिंग इज वेक्टर एल्जेब्रा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वेक्टर एल्जेब्रा के बारे में आपको पहले से काफी कुछ पता है, लेकिन मैं आपको काफी सारे ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको हो सकता है अभी ना पता हो, इसलिए पूरा लेक्चर आप ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हेडिंग डाल रहे हैं पोजीशन वेक्टर्स एंड डिस्टेंस फॉर्मूला। सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग डालिएगा पोजीशन वेक्टर्स एंड डिस्टेंस फॉर्मूला। सबसे पहले हेडिंग होगी पोजीशन वेक्टर एंड डिस्टेंस फॉर्मूला। स्टार्टिंग के ज्यादातर टर्म हो सकता है आपको इजी लगे, लेकिन उसके बाद हो सकता है आपके लिए सारी चीजें नहीं हो। तो सबसे पहले अगर हम लोग बच्चों एकदम बिगिनिंग लेवल से यहाँ पर लेते हैं, तो बिगिनिंग लेवल से हम लोग को सबसे पहले ये बताया जाता है कि अगर आपने कोई पॉइंट ए लेट से एज्यूम कर लिया है, तो ए का पोजीशन वेक्टर होता है ए का पोजीशन वेक्टर है ए। तो पोजीशन वेक्टर का मतलब मैंने उसको ओरिजिन के रिस्पेक्ट में डिफाइन किया है और ए के कोऑर्डिनेट्स है 2,1,0। ये मैंने एक एग्जांपल के तौर पे ले लिया है। उसी तरीके से आपके पास एक दूसरा वेक्टर दिया है बी। तो बच्चों ये बी का जो पोजीशन वेक्टर है वो भी आपके पास गिवन है, दिस इज 3,2,1। ठीक है, तो बच्चों अगर हम इसको लिखते हैं कॉपी में तो लिखने का तरीका क्या होता है, दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। दैट मींस उसको आप लिखेंगे ओ ए, वेयर ओ इज कॉल्ड ओरिजिन। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इसको, आप लिखेंगे 2i कैप प्लस, ओके स्क्रीन नजर आ रही है, स्क्रीन चली तो नहीं गई है? ओके जस्ट वेट, मेरे ख्याल से स्क्रीन थोड़ी सी डिस्टर्ब कर रही है। जस्ट वेट, अब देखो सबको स्क्रीन विजिबल है, चेक करिए। तो बच्चों स्क्रीन विजिबल है पूरी तरीके से ना? ओके, तो बच्चों आप लोग यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि अगर हमें ए का पोजीशन वेक्टर लिखना हो तो हम ए का पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे, दिस इज 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 0 की कैप। ठीक है, तो ये ए का मैंने अभी सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा है, पोजीशन वेक्टर लिखा है। ठीक है, उसी तरीके से अगर हमको बच्चों बी का पोजीशन वेक्टर लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, दिस इज 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। ठीक है, लेकिन बच्चों अगर हमसे पूछा जाता है कि वेक्टर ए बी बताइए, क्या पूछा जाता है,
वेक्टर ए बी बताइए। ए बी का मतलब ए से बी की तरफ वो पॉइंट करेगा। तो वेक्टर ए बी आप कैसे बताते हैं? आप कहते हैं यहाँ पे सर हम ट्रायंगल ऑफ एडिशन लगाते हैं। तो ट्रायंगल ऑफ एडिशन क्या होता है? यहां पर होता है ओ बी प्लस बी ए। ध्यान से देखिए, मैं यहां पर बी ए वेक्टर भी निकाल सकता हूं और ए बी वेक्टर भी निकाल सकता हूं, जो मैं चाहूं वो निकाल सकता हूं। अगर मैं बी ए निकालूंगा तो वो होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, और अगर मैं ए बी निकालूंगा तो वो होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो मैं यहाँ पर आपको बी ए वेक्टर निकाल के दे रहा हूं। तो बी ए वेक्टर के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर क्या समझ में आता है कि हम यहाँ पे ट्रायंगल ऑफ एडिशन लगा सकते हैं। तो जब हम इसमें ट्रायंगल ऑफ एडिशन लगाएंगे तो ये क्या बनेगा? ओ बी प्लस बी ए इज इक्वल टू ओ ए। क्या ये बात समझ में आई? इसका मतलब अगर हमको बी ए वेक्टर निकालना है तो बी ए वेक्टर कैसे निकालेंगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। तो बच्चों इस तरीके से अगर आपके पास पोजीशन वेक्टर्स का कंसेप्ट है तो उसको आप इस तरह से इन्वॉल्व करेंगे। और मान लो बच्चों अगर आपको ए बी निकालना हो तो ए बी वेक्टर कैसे निकलता है? ए बी वेक्टर होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ठीक है, तो ये सारे कंसेप्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। तो बच्चों अगर हम यहाँ पर ए बी वेक्टर निकालेंगे तो ए बी वेक्टर कैसे निकलेगा? बी वाले वेक्टर को ए वाले वेक्टर से हम माइनस करेंगे। तो बच्चों जब आप माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 3 माइनस 2 इज 1, 2 माइनस 1 इज 1, 1 माइनस 0 इज 1। तो ए बी वेक्टर आपका क्या हो जाएगा? आई प्लस जे प्लस के। और आपका जो ए बी का अगर हम लेंथ निकालते हैं तो दिस इज लेंथ ऑफ वेक्टर, दिस इज 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू √3। तो बच्चों आपको ये समझ में आना चाहिए कि मैंने इस वेक्टर की लेंथ जो निकाली है वो है √3, जिसको आप मॉडुलस के नाम से जानते हैं। तो बच्चों वेक्टर्स का ये काफी बेसिक सा कंसेप्ट है, ये आप लोगों को 100% समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मैं इसके आगे कंटिन्यू करूं क्या? ये सब सबको समझ में आ गया होगा एकदम, ये बेसिक बात थी। अब मैं आगे न्यू हेडिंग डालता हूं। नई हेडिंग के लिए आप लिखिए सर एक मिनट एडिशन नोट करना। ऑफ वेक्टर्स। यस बेटा। सर एक मिनट नोट करना। हाँ हाँ, नोट कर लो। तो बच्चों इसके आगे आप लोग को नई हेडिंग डालनी है। नई हेडिंग है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स में सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं लूप लॉ ऑफ एडिशन। क्योंकि बच्चों ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन भी होता है। ट्रायंगल ऑफ एडिशन को अगर हम एक्सटेंड कर देते हैं तो उसको आपने फिजिक्स में ऑलरेडी लॉ ऑफ पॉलीगन के नाम से पढ़ा हुआ है। तो लॉ ऑफ पॉलीगन को आप यूज कर लीजिए या लूप लॉ ऑफ एडिशन को यूज कर लीजिए, ये दोनों एक ही बात होती है। तो अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग पुट करेंगे। द नेक्स्ट हेडिंग इज एडिशन ऑफ वेक्टर्स। द नेक्स्ट हेडिंग इज एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो बच्चों मैं एकदम बेसिक बता रहा हूं, मैंने कोई भी पॉइंट नहीं स्किप कर रहा हूं और नीचे से मैं आपको सीधा सीधा अपर लेवल पे ले जाऊंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स। उसमें जो हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं वो होता है लूप लॉ ऑफ एडिशन। उसे हम लोग कहते हैं लूप लॉ ऑफ एडिशन। तो बच्चों इस लूप लॉ ऑफ एडिशन का क्या मतलब होता है? बहुत आसान सा मतलब होता है। इसका मतलब आप कोई भी एक रेगुलर पॉलीगन बना लीजिए। वो रेगुलर पॉलीगन आपका एक पेंटागन भी हो सकता है, एक हेक्सागन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपके सामने यहाँ बना रहा हूं, आप भी उसको बनाते जाइए। तो ये बच्चों मैंने एक रेगुलर पॉलीगन बना लिया इन फॉर्म ऑफ पेंटागन। ठीक है, अब मैं इनका वेक्टर्स का नाम वगैरह देता हूं। तो वेक्टर्स का नाम यहाँ पर, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, इसका नाम है डी, और इस वेक्टर का नाम है एक्स। तो बच्चों उसको देख करके आप ऑलरेडी फिजिक्स में काफी बार पढ़ चुके हैं कि यहां पर x की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू होगी बच्चों यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये x की वैल्यू होगी। ठीक है, क्या ये आप लोग को फिजिक्स में पहले भी पढ़ा होगा? और अगर नहीं पढ़ा है तो मैंने आपको समझाया कि किस तरीके से आप लूप में वेक्टर का लॉ एक्सटेंड करके लगा सकते हैं। लेकिन बच्चों कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक वेक्टर, दूसरा वेक्टर, तीसरा वेक्टर, चौथा वेक्टर, पांचवा वेक्टर और ये आपका छठा वेक्टर, ये सारे सब सेम डायरेक्शन में। तो अगर इन वेक्टर्स का नाम होगा, लेट्स से इसका नाम है ए बी सी
डी ई एफ। तो इन सारे वेक्टर्स का जो सम होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या बात समझ में आई? बताओ भाई, इन सारे वेक्टर्स का सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बोलो भाई, ये बात समझ में आती है कि इसमें कोई डाउट है? ऐसा आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। मेरे को रिस्पॉन्ड करते रहो। आवाज आ रही है तो मैं आगे कंटिन्यू करूं? चलिए अब मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। नेक्स्ट हेडिंग में डालता हूं सेक्शन फॉर्मूला। सभी बच्चे अब यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे। द नेक्स्ट हेडिंग इज सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला को हम लोग किस तरह से डील करते हैं, अब वो आपको समझना है। रेडी हो जाइए सेक्शन फॉर्मूले के लिए। तो सेक्शन फॉर्मूला बच्चों ये वही वाला है जो आप ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं। तो सेक्शन फॉर्मूला को मैं समझाने के लिए सबसे पहले एक लाइन बना लेता हूं और लाइन पे बताता हूं। आपके पास एक दो पॉइंट है। ए पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर है ए, बी पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर है बी, और अब आपको इन दोनों की लाइन ज्वाइनिंग पे एक वेक्टर निकालना है आर, जो इस लाइन को m/n रेशियो में डिवाइड करता है। तो बच्चों जो आर का पोजीशन वेक्टर होगा, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ आर, वो क्या होगा बच्चों, वो होगा m इंटू बी प्लस n इंटू ए डिवाइड बाय m प्लस n। ये r कैसे डिवाइड कर रहा है बच्चों, इस लाइन को इंटरनली डिवाइड कर रहा है। लेकिन यदि r ये एक्सटर्नली होता, मतलब अगर आपकी लाइन ये एक्सटेंड कर दी जाती और एक्सटेंड करने पर अगर आपका r यहां पर कहीं होता, तो ऐसे केस में आपका जो r होता वो कैसे लिखते हम, उसमें बीच में हम माइनस साइन लगा देते। दैट मीन्स एम बी माइनस एन ए होल डिवाइड बाय m माइनस n। तो बच्चों ये वाला मान लो आर डैश है तो उसको यहाँ पे आर डैश लिख लो। तो ये वाला कैसे डिवाइड कर रहा है इस दोनों की लाइन ज्वाइनिंग को, एक्सटर्नली, यानी कि बाहर से डिवाइड कर रहा है, तो इसलिए हम इसको एक्सटर्नली कहते हैं। अदरवाइज हम इसको क्या कहते हैं, इंटरनली कहते हैं। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आ गई सबको? आवाज आ रही है बच्चों मेरी? यस सर। ओके। तो मेरे ख्याल से जितने भी बच्चे क्लास में हैं एक बार मैं चेक कर लेता हूँ लैपटॉप से। अमन, आरव, अर्पित, ईशान, कौशिकी, नितिन, रुहान, संदर्भ, शुभाए, सिद्धांत, सान्या, तान्या, वंश। ओके, मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया होगा। मैं यहाँ से क्लास को आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ और यहाँ पे सारी थ्योरी में जो भी वेक्टर से पॉसिबल होती है वो सब मैं थ्योरी आपको बताता जा रहा हूँ, और ये सब आपको मैं अभी क्वेश्चंस में यूज करके भी बताऊंगा, इसलिए बिल्कुल ध्यान से आप देखते रहिएगा अभी भी। तो आपको नेक्स्ट हेडिंग डालनी है बच्चों। तो नेक्स्ट हेडिंग के लिए आप लोग तैयार हो जाइए, मैं नेक्स्ट हेडिंग आपको डलवाने जा रहा हूँ। द नेक्स्ट हेडिंग इज, डालिए मेरे साथ, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लीकेशन। सभी बच्चे अपनी कॉपी में अब यहाँ पर हेडिंग डालें, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लीकेशन। पहले डालिए फिर हमको बताइए। चलिए, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। चलिए ये मैंने हेडिंग यहाँ पे डाल दी। तो इसका मतलब कुछ नहीं होता ऐसा खास। जैसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर आप किसी स्केलर को मान लीजिए मल्टीप्लाई करते हैं तो ये किस तरह से मल्टीप्लाई होगा, के टाइम्स ऑफ ए प्लस के टाइम्स ऑफ बी, मतलब इसमें ऐसा कुछ खास नहीं हुआ है। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या होता है, अगर मान लीजिए आपने लिख दिया किसी दूसरी तरीके से लिख दिया, मान लीजिए आपने लिख दिया पहले स्केलर लिख दिया, मान लीजिए आपने लिख दिया के प्लस एन और बाद में वेक्टर लिख दिया, तो भी ये मल्टीप्लाई हो सकता है, के इंटू वेक्टर ए, एल इंटू वेक्टर ए। तो मतलब ये मल्टीप्लीकेशन कुछ खास नहीं होता है, ये मल्टीप्लीकेशन आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन जो अब मैं बताने जा रहा हूं वो आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। हेडिंग डालिए, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। सब बच्चे आप यहां पर हेडिंग डालेंगे, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स के बीच का हमें क्या देखना है, एंगल देखना है। तो हम कैसे देखेंगे, उसमें सबसे पहला पॉइंट आपको मार्क करना पड़ेगा, उसमें एक
नोट बना करके पहले से ही लिख लीजिए कि कभी भी अगर हमको एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स देखना हो तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह होता है कि टेल टू टेल शुड बी कनेक्टेड, यानी कि अगर हमें दो वेक्टर्स के बीच का एंगल देखना है, लेट्स से मैं एग्जांपल के लिए आपको बताता हूं, लेट्स से एक वेक्टर आपका ये है और दूसरा वेक्टर ये है। अगर हमें इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल देखना है तो हम देखने के लिए क्या करेंगे कि इस वाले वेक्टर को हम आगे एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है, और इस वाले वेक्टर को हम पीछे एक्सटेंड कर देंगे, और इनकी जहां पर ये पॉइंट मिलेगा उसी को हम लोग कहते हैं टेल, यानी इस एंगल को ही हम लोग निकालेंगे, दिस एंगल इज थीटा। यानी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालने के लिए हम उनकी टेल को ज्वाइन कर, पहले तो ये बात 100% आप समझ लीजिए। और ये जो भी वेक्टर्स के बीच का एंगल होता है उसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि वो एंगल हमेशा मिनिमम वैल्यू 0 से लेकर के मैक्सिमम वैल्यू 180 डिग्री के बीच में लाई कर सकता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कहने का मतलब ये है कि ये जो थीटा होता है यानी एंगल बिटवीन ऑफ टू वेक्टर्स आप कभी भी निकालते हैं तो वो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स जो होता है वो आपका या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में आप पहले से जानते हैं कि साइन पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब जो साइन ऑफ दैट एंगल होगा वो तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, लेकिन कॉस का थोड़ा सा आपको हर बार चक्कर समझना पड़ेगा कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो वो एंगल पॉजिटिव होगा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और अगर मान लो सेकंड क्वाड्रेंट में है तो वो एंगल आपका नेगेटिव हो जाएगा। ये बात आपको स्पेशली याद रखनी होगी कि एंगल बिटवीन दो वेक्टर्स के बीच का जो होता है वो हमेशा 0 से 180 डिग्री के बीच में ही लाई करता है, ठीक है। तो अगर आप उसका साइन निकाल लें तो वो हर बार पॉजिटिव होगा, कॉस निकाल लें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल है तो पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो नेगेटिव। चलिए अब हम लोग छोटी छोटी बातें आगे और बढ़ाते हैं जो एग्जाम में कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं। चलिए स्टार्ट करें आगे। सर 1 मिनट से नोट करें। okay. तो बच्चों तब तक हेडिंग हम लोग डाल लेते हैं, दिस इज कोलिनियर वेक्टर्स और पैरेलल वेक्टर्स। सभी बच्चे यहां पर हेडिंग डालेंगे कोलिनियर वेक्टर्स और पैरेलल वेक्टर्स। तो बच्चों ये याद रखिएगा कि पैरेलल वेक्टर्स को ही हम लोग कोलिनियर वेक्टर्स के नाम से जानते हैं। तो ये तो सिर्फ एक कंफ्यूजन है कि पैरेलल वेक्टर कहो या कोलिनियर वेक्टर कहो, बात एक ही होती है, ठीक है। उसमें पहला पॉइंट फिर से मैं आपको लिखवा देता हूं, एक बार लिख लीजिए। इफ एंगल बिटवीन, इसका मेन पॉइंट लिख लीजिएगा, इफ एंगल बिटवीन two vectors, if angle between, एक second, the angle between two vectors is either 0 डिग्री और 180 डिग्री, ठीक है। तो ऐसे वेक्टर्स को हम लोग क्या कहेंगे, कोलिनियर वेक्टर्स या पैरेलल वेक्टर्स। तो बच्चों ये देखिए, ये मैंने आपके सामने एक वेक्टर बनाया और इसी के नीचे मैंने एक दूसरा वेक्टर बनाया, तो ये वेक्टर्स कोलिनियर हैं, ये याद रखिएगा। फिर से देखो मैंने ये एक वेक्टर बनाया और फिर से देखो मैंने उसके आगे एक दूसरा वेक्टर बनाया। तो बच्चों ये जो मैंने पेयर्स बनाए हैं ना, एक ये वाला पेयर, एक ये वाला पेयर, तो ये किसके पेयर्स हैं, दीज आर द कोलिनियर वेक्टर्स, और हम इनको पैरेलल वेक्टर्स के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों कोलिनियर वेक्टर्स की डेफिनेशन जरूर क्लियर रखिएगा क्योंकि बहुत ही बच्चे इसमें गलत डेफिनेशंस बताते हैं, क्योंकि कोलिनियर का नाम सुन के ही उनको ये आता है कि यहाँ पे 3 पॉइंट्स होंगे और 3 पॉइंट से पास करने वाला एक वेक्टर होगा। तो बच्चों वो कोलिनियर पॉइंट्स थे, ये कोलिनियर वेक्टर्स हैं, तो इन दोनों में डिफरेंस होता है। तो मैंने जो भी आपको बताया है वो मेन पॉइंट कोलिनियर वेक्टर्स का है और मैंने आपको एग्जांपल के साथ दिखाया भी, ठीक है। इसके अलावा बच्चों आपको इसमें थोड़ी सी वैरायटी भी बन जाती है कि बेसिकली जो कोलिनियर वेक्टर्स होते हैं, दोबारा लिखिए, जो कोलिनियर वेक्टर्स होते हैं उसमें आप चाहें तो 2 डिवीजन कर सकते हैं।
क्योंकि ये भी आपके एमसीक्यू में ही पार्ट बना हुआ है। तो उसमें आप एक लिख सकते हैं, एक वेक्टर होता है लाइक वेक्टर, एक होता है लाइक वेक्टर्स, और एक होता है अनलाइक वेक्टर्स। तो कोलिनियर वेक्टर भी इटसेल्फ दो तरीके से पूछे जाते हैं, वो डिपेंड करता है ऑन एमसीक्यू। लाइक वेक्टर्स हम उनसे कहेंगे जब उनके बीच का एंगल क्या होगा, 0। और अनलाइक वेक्टर्स तभी कहेंगे जब उनके बीच का एंगल क्या होगा, 180 डिग्री। दैट मीन्स अगर आप इसको ड्रॉ करना चाहते हैं तो बच्चों ये देखिए, ये आपके कौन से वेक्टर हो गए, लाइक वेक्टर्स, और ये वाले आपके कौन से वेक्टर हो गए, अनलाइक वेक्टर्स। तो कोलिनियर वेक्टर्स भी दो तरह से एक्सप्रेस किए जाते हैं, लाइक वेक्टर्स, अनलाइक वेक्टर्स। इसका मतलब ये है कोलिनियरी। ठीक है, ओके। तो हम लोग बच्चों आगे कंटिन्यू करें, दूसरे पॉइंट्स बताते हैं। चलिए, उसके बाद बच्चों एक नोट बना के लिख लीजिएगा जरा, यहाँ पे लिखिए नोट। नोट बना के यहाँ लिखिए, मैं लिखवा रहा हूं, लिखिए नोट। तो नोट में बच्चों आपको यहां लिखना है, इफ टू वेक्टर्स, if two vectors are parallel, if two vectors are parallel, then they are proportional। अगर दो वेक्टर्स बच्चों आपके पैरेलल होते हैं तो वो आपके क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। लेट्स से देखो बच्चों, एक वेक्टर आपका और ये दूसरा वेक्टर, ये क्या है, आपस में पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है तो ये क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। प्रोपोर्शनल मतलब एक वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स दूसरा वेक्टर। तो बच्चों अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए या आपने लेट ज्वाइन किया हो तो आप ये जरूर याद रखिएगा कि अगर कभी भी दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल होते हैं तो हमेशा उनके बीच में रिलेशन क्या होता है, एक वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स दूसरा वेक्टर। ये बात आपको ध्यान देनी होगी। ठीक है, और बच्चों ये तो जानते ही हैं कि अगर वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके बीच का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। ठीक है ना, वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके बीच का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। लेकिन बच्चों इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता है। एनसीईआरटी में एमसीक्यू इसी तरह से बने हैं, याद रखिएगा। अगर कन्वर्स पूछा जाए, मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 है, तो ये क्या बात 100% श्योर होगी कि वो परपेंडिकुलर है, तो आप कहोगे नहीं, ये 100% श्योर नहीं हो सकती। क्योंकि अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो वो तब भी 0 हो सकता है जब वेक्टर ए 0 हो या वेक्टर बी 0 हो, है ना, तभी भी तो 0 हो सकता है। तो इसलिए अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है, मतलब कन्वर्स आपको दे दिया गया है, तो आप 100% ये नहीं कह सकते कि वो आपस में परपेंडिकुलर है। हाँ, लेकिन अगर आपसे इसका कन्वर्स पूछा जाए कि वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, तो आप 100% कह सकते हो कि वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। लेकिन कन्वर्स पूछा जाए कि डॉट प्रोडक्ट 0 है, तो आप ये 100% नहीं कह सकते हो कि वो परपेंडिकुलर ही होंगे। क्यों, क्योंकि उसमें ए 0 और बी 0 भी तो हो सकता है, या दोनों 0 भी हो सकते हैं। क्यों भाई, समझ में आया? ओके। तो बच्चों यहां पर मैं आपको बता रहा था कि सबसे पहले जो मैंने अभी आपको बताया है कि अगर कभी भी दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल होते हैं तो आपको बताना होता है कि एक वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स दूसरा वेक्टर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही।
तो बच्चों ये आपके सामने मैंने अभी आपको बताया था कि डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है। डॉट प्रोडक्ट को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका रिजल्ट एक स्केलर नंबर होता है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है, इसलिए हम लोग डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। तो ए डॉट बी क्या होता है? वो होता है मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। ठीक है, चलिए अब आपको ध्यान से देखना है। आपको यहाँ पर अगर दो वेक्टर्स दिए हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए जो करते हैं वो सारी बातें मैंने आपको बताई हैं, और आई थिंक आपको ये सारी बातें पहले से भी पता होंगी कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। तो बस आपको ये बात ध्यान रखनी है कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स जो होता है यानी कि थीटा, जैसा कि मैंने बताया, वो 0 से 180 डिग्री के बीच में ही लाई करता है। तो ये बात आपको स्पेशली ध्यान देनी होगी। तो मैंने बस अभी इतना ही बताया है, अगर आपका डॉट प्रोडक्ट से छूटा है तो बच्चों इसके पहले वाला तो नहीं बताना, एक बार चेक कर लेना क्या ये वाली नहीं बात आपको नहीं क्लियर सर। है? अच्छा, ये नहीं वाला सर। आपको पता है। ओके, आपका यहां से छूटा है। ठीक है, तो आप इसको कंप्लीट करिए तो मैं आपको यहां से आगे कंटिन्यू करूं। जस्ट वेट, मैं एक बार चेक करूं कुछ इसमें हुई है क्या हरकत, नहीं है तो सब सही। चलो ठीक है, तो बच्चों ये नोट कर लीजिए तो हमको बताइए। तो ये तो वैसे अगर कुछ खास भी नहीं है इसमें। चलिए अब हम आपको प्रॉपर्टीज बताते हैं डॉट प्रोडक्ट की। सब बच्चों को यहाँ पर हेडिंग डालनी है, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हम लोग नई हेडिंग डालते हैं। द हेडिंग इज प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो बच्चों उसमें पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? और बच्चों जैसी आवाज ना आए तो हमको टेलीग्राम पे मैसेज करना। तो ओके पहली सर। प्रॉपर्टी क्या होती है? पहली प्रॉपर्टी और डॉट प्रोडक्ट की होती है, अगर ए डॉट बी होता है तो वो बी डॉट ए के इक्वल होता है। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होती है कि मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डॉट ए। किसी भी वेक्टर के मॉडुलस का जो स्क्वायर होता है वो ए डॉट ए के इक्वल होता है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या होता है कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है डॉट प्रोडक्ट, यानी ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है तो हम इसको इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं। दिस इज अ प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो मैं एंगल वाली बात को आपको फिर से बताता हूं, क्योंकि इसके क्वेश्चन ऑलरेडी एमसीक्यू में बने हैं और आपको लगेगा कि आपको आते नहीं है, लेकिन वो आपको आते हुए क्वेश्चंस भी गलत हो सकते हैं। चलिए देखिए, तो अगर मैं आपको डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन, अगर मैंने जो भी सिखाई थी उसके अकॉर्डिंग मैंने डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन लिखी थी, मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। तो बच्चों अगर हम डॉट प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो कॉस थीटा को हम +1 पुट करेंगे, और डॉट प्रोडक्ट को मिनिमाइज करना चाहते हैं तो हम कॉस थीटा को -1 पुट करेंगे। यही तो करेंगे ना। यानी कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो कहां से कहां तक लाई करता है? उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी, और मिनिमम वैल्यू होती है मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी माइनस टाइम्स। तो दिस इज अ फोर्थ वन प्रॉपर्टी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। होती ऑब्वियस है लेकिन एग्जाम में स्ट्राइक नहीं करती है, ऐसे लगता है कि किसी इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। दूसरी कंसेप्ट भी मैं आपको रीराइट करवा देता हूं। अगर डॉट प्रोडक्ट आपका 100% पॉजिटिव होगा, अगर आपका थीटा बिलोंग करता है 0 से π/2, ठीक है, लेकिन आपका डॉट प्रोडक्ट 100% नेगेटिव होगा अगर आपका थीटा लाई करता है π/2 से π, ठीक है, और डॉट प्रोडक्ट आपका 100% 0 होगा अगर थीटा आपका हो जाएगा π/2। तो ये बात आपको जो मैं एंगल के टर्म्स में इतनी देर तक समझा रहा था उस बात को मैंने आपको लिखवा भी दिया है। ठीक है, आई थिंक सभी बच्चों को ये बात तो अब समझ में आ गई। उसके बाद बच्चों और भी प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर आप लिखोगे 0 डॉट ए, मतलब 0 का ए से डॉट प्रोडक्ट लिखेंगे तो 0 ही आ जाएगा, उसमें कुछ खास नहीं होता है। 7 प्रॉपर्टी अगर आपको दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है तो आप लिखोगे कॉस थीटा का रिलेशन, दिस इज ए डॉट बी
अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी। तो बच्चों ये 7th प्रॉपर्टीज मैंने आपको लिख के दी। तो बच्चों अब मैं इसमें प्रॉपर्टीज आपको और भी बढ़ा रहा हूं। जरा डॉट प्रोडक्ट्स की प्रॉपर्टी जरा ध्यान से देखते रहिएगा, इसमें काफी सारे कंफ्यूजन टाइप के एमसीक्यू बनते हैं। तो वो एमसीक्यू सवालों के जो जवाब है वो सीधा सीधा मैं आपको डायरेक्टली समझाता जा रहा हूँ। ओके, तो बच्चों आप लोग को आवाज आ रही है अभी भी? ऐसा तो नहीं आवाज नहीं आ यस रही सर, है? आ रही है, आ रही है। ओके, तो बच्चों हम लोग चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 8 पे। अब यहाँ पे लेवल धीरे धीरे अपग्रेड हो रहा है बच्चों। अब ध्यान दीजिएगा, यहां से जो बातें मैं बता रहा हूं हो सकता है वो आपको पता ना हो। इफ ए परपेंडिकुलर टू बी, देन ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। बट इफ ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, देन either a equal to 0 or b equal to 0 और थीटा इज इक्वल टू 90। तो बच्चों मैंने आपको बताया था ना थोड़ी देर पहले ये प्रॉपर्टी कि अगर परपेंडिकुलर होंगे तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, लेकिन अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है तो ये कंपलसरी नहीं है कि वो परपेंडिकुलर हो। वो परपेंडिकुलर हो भी सकते हैं, वेक्टर ए भी 0 हो सकता है, वेक्टर बी भी 0 हो सकता है। तो 3 केसेस ऐसे बन सकते हैं। 9th प्रॉपर्टी ध्यान से देखिएगा बच्चों, अब यहां पर इफ वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी, ध्यान से देखिए मैंने लिखा है वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी, देन अगर आप उसमें दोनों तरफ सेम नंबर से डॉट लेते हैं तो वो इक्वल होगा, मतलब ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट सी। ठीक है, तो बच्चों अगर आपके पास लिखा है वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी तो आप उसको लिख सकते हो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट सी। बट इसमें भी ध्यान से देखिएगा, आपके पास अगर गिवन है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट सी, तो बच्चों आपको ध्यान देना होगा कि अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने पर इसको आप एक तरफ ले आइए और एक तरफ लाके आप लिख सकते हैं ए डॉट वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी इक्वल टू 0, यानी उससे एक नया रिजल्ट भी आपको मिल सकता है। तो कहने का मतलब अगर वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी तो आप यहाँ लिख सकते हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट सी, लेकिन अगर ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट सी है तो उसका मतलब 100% बी इक्वल टू सी नहीं होगा, उसका कुछ और भी मतलब हो सकता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान देना होगा कि अगर ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट सी है तो आप लिख लीजिए देन ये तभी पॉसिबल है कि या तो ए इक्वल तभी हो सकते हैं या तो वेक्टर ए 0 हो या बी इक्वल टू सी हो या ए वेक्टर परपेंडिकुलर हो बी माइनस सी के। ध्यान से देखिएगा, मैं आखिरी वाला पॉइंट फिर से लिख देता हूं, कि वेक्टर ए परपेंडिकुलर है बी माइनस सी के, ये मतलब निकल के आते हैं। तो बच्चों ये एक एमसीक्यू क्वेश्चन है, आपको ध्यान देना होगा, ये एमसीक्यू है सारे, कि अगर b इज इक्वल टू सी है तो आप लिखेंगे a डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट सी लिख सकते हैं, लेकिन अगर a डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट सी गिवन है तो उसके कई सारे मतलब है। उसका मतलब ये भी हो सकता है ये इक्वल तब भी हो सकते हैं जब a 0 हो, ये इक्वल तब भी हो सकते हैं जब b इक्वल टू सी हो, ये इक्वल तब भी हो सकते हैं जब a परपेंडिकुलर हो b माइनस सी। तो उसके 3 मतलब निकल के आते हैं। ठीक है, अब बच्चों हम लोग धीरे धीरे और पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। चलो 10वीं प्रॉपर्टी डॉट प्रोडक्ट्स को यूज करके जो आती है वो आपको ध्यान देनी होगी। अब हम लोग 10th प्रॉपर्टीज लिखते हैं, जो 10th नंबर डाल दीजिए और उसमें हेडिंग डाल दीजिएगा आइडेंटिटीज। सब बच्चे अब यहाँ पर हेडिंग डालेंगे आइडेंटिटीज, सब बच्चे यहाँ पर हेडिंग डालेंगे आइडेंटिटीज। ठीक है, आवाज आ रही ना? यस सर। ओके, तो बच्चों हम लोग आइडेंटिटीज की तरफ आगे बढ़ चुके हैं, तो उसमें काफी सारी आइडेंटिटीज अभी हम लोग को पढ़नी है। जरा स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों ये तो सब आप लोग जानते ही हैं कि अगर आपके पास a प्लस बी के मॉडुलस का स्क्वायर पूछा जाए तो आप क्या लिखते हो, उसको आप लिखते हो a प्लस बी डॉट a प्लस बी, ऐसे लिखते हो। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है बच्चों कि प्रॉपर्टीज यूज करो तो ये a डॉट ए हो जाएगा,
प्लस ए डॉट बी हो जाएगा, प्लस बी डॉट ए हो जाएगा, प्लस बी डॉट बी हो जाएगा। ए डॉट ए को लिखते हैं ऐसे, बी डॉट बी को ऐसे, और डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होता है तो 2 टाइम्स ए डॉट बी लिख दिया जाता है। तो ये बच्चों ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है डॉट प्रोडक्ट को यूज करके आइडेंटिटी बनाने की। लेकिन बच्चों आपके सिलेबस में जो सबसे ज्यादा आइडेंटिटी यूज होगी, जिसका अभी हम आपको यूज करके दिखाएंगे, वो ये आइडेंटिटी नहीं है, वो आइडेंटिटी कुछ डिफरेंट। वो आइडेंटिटी है बच्चों मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का मॉडुलस का स्क्वायर। ये होती है मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर, मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर, मॉड ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर, प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। तो बच्चों ये प्रॉपर्टी आपको सबसे ज्यादा यूज करनी होगी। तो बच्चों मैंने प्रॉपर्टी आपको लिखवाई है, प्रॉपर्टी को ध्यान दीजिएगा। जो सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी यूज होगी वो ये वाली प्रॉपर्टी यूज होगी, और इस पे क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा ही मिलेगा। कौन सा मिलेगा वो मैं आपको लेटर ऑन बताता हूं। चलिए, और बच्चों ये बातें यहाँ तभी सारी ट्रू हैं, लिख लीजिएगा। ये बातें सारी तभी ट्रू हैं जब वेक्टर ए एंड वेक्टर बी कैसे वेक्टर हैं, आर नॉन जीरो वेक्टर्स। कैसे वेक्टर्स हैं, नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, तभी ये सारी आइडेंटिटीज ट्रू है। चलिए बच्चों अब मैं दूसरी बताता हूं आपको, उसको भी ध्यान से लिखते चले जाइए। चलिए नेक्स्ट, मॉड ऑफ ए माइनस बी का स्क्वायर। तो उसको आप डायरेक्टली लिख सकते हैं मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए डॉट बी। इसकी प्रूविंग करने की जरूरत नहीं है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखें बच्चों, नेक्स्ट लिखते हैं, अगर आपके पास आ जाए a प्लस बी डॉट ए माइनस बी, तो बच्चों इसको आप कैसे लिखेंगे, लिखेंगे मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर माइनस मॉडुलस ऑफ बी का स्क्वायर। इसको आप मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे तो यही आएगा। उसके बाद बच्चों प्रॉपर्टी हम क्या लिख सकते हैं कि कभी भी मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी अगर इक्वल है मॉडुलस ऑफ ए के प्लस मॉडुलस ऑफ बी के, ध्यान से देखिएगा, मैं फिर से आपको बता रहा हूं, इधर देखिए, अगर मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी इक्वल है मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी के, तो बच्चों ये हमें क्या इंप्लाई करता है, ये हमें इंप्लाई करता है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस में क्या है, पैरेलल है। ठीक है ना, पैरेलल वेक्टर्स हैं, तभी मॉड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी हो सकता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर आपके पास दे दिया जाए कि a प्लस बी के मॉडुलस का स्क्वायर मॉड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर मॉड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर है, तो बच्चों इसका क्या मतलब होता है कि यहाँ पे वेक्टर ए परपेंडिकुलर है किसके, वेक्टर बी के। ठीक है, परपेंडिकुलर होगा जिससे डॉट प्रोडक्ट उनका 0 आ जाएगा, इसलिए आगे वाला 2 टाइम्स ए डॉट बी वाला टर्म गायब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है बच्चों, ये आपको फिजिक्स में भी पढ़ाई गई थी कि कभी भी मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी इक्वल होगा मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी के। तो ये हमें क्या इंप्लाई करता है, एनीवन इन द क्लास, कोई बता सकता है कि ए प्लस बी का मॉडुलस अगर ए माइनस बी के मॉडुलस के इक्वल है तो ये हमें क्या इंप्लाई करता है, ये हमें इंप्लाइज करता है कि वेक्टर ए परपेंडिकुलर है वेक्टर बी के। ठीक है, तो बच्चों मैंने प्रॉपर्टीज एक्सटेंड करता जा रहा हूं, समझ में आया यहां तक? यस सर। तो क्या लास्ट वाली प्रॉपर्टी समझाने की जरूरत है कि आप लोग जानते हो क्या लास्ट वाली प्रॉपर्टी? सर एक बार बता दीजिए। ओके, लास्ट वाली प्रॉपर्टी हम बता देते हैं बच्चों। मैं आपको फिजिक्स की याद दिलाता हूं, याद करिए अपनी फिजिक्स को। फिजिक्स में ऐसा दिया हुआ था क्वेश्चन कि मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी, और उसमें पूछा गया था व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ये क्वेश्चन है फिजिक्स का, बकायदा एमसीक्यू भी है। तो आप उसमें क्या करते थे, आप उसमें करते थे पहले दोनों तरफ स्क्वायरिंग। क्या करते हैं दोनों तरफ, स्क्वायरिंग। तो देखो बच्चों मैंने दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी,
स्क्वायरिंग करने के बाद आप प्रॉपर्टी जानते हो, आप इसको ओपन करोगे, ये आएगा मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी, और वहां से क्या आएगा मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए डॉट बी। अब बच्चों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल होने पर आपके पास क्या बचेगा 4 टाइम्स ए डॉट बी इक्वल टू 0, दैट मीन्स ए डॉट बी इक्वल टू 0, तो उसका मतलब डॉट प्रोडक्ट 0 है। तो बच्चों आप क्या कह सकते हो कि वेक्टर्स आपके क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, तो मैंने आपको इसका मतलब भी बता दिया, लेकिन अगर आप मतलब नहीं याद रखना चाहते हैं तो कम से कम इन प्रॉपर्टीज को जरूर याद रखिए, ये प्रॉपर्टीज आपके हाथ धोखे पीछे पड़ेंगी और बिना इसके आप एमसीक्यू क्वेश्चंस के जल्दी जल्दी जवाब दे नहीं पाएंगे। ठीक है, तो बिना इसके आप एमसीक्यू क्वेश्चंस के जल्दी जल्दी जवाब नहीं दे पाएंगे। तो बच्चों ये आपके सामने आपकी एनसीईआरटी मैंने ओपन करके रखी है, एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस मैं अभी लेता हूं आपके सामने, और जो थ्योरी पार्ट है वो मैंने थ्योरी पार्ट आपको काफी देर तक समझाया है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी बताता हूं। चलिए, तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने ही वाला है, आप रेडी हो जाइए, और वो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो चलो सबसे पहले ये कर लेते हैं, ओके जस्ट वेट। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं, कुछ कंसेप्ट्स अभी भी हम लोग बचे हुए हैं वो भी रिपीट कर लेते हैं। तो बच्चों ये आपके एमसीक्यू ही क्वेश्चंस हैं सारे, जो आपको थोड़े से डेंजर फॉर्म में दिखेंगे अपने एग्जाम्स में। तो याद रखिएगा मैथ्स के पेपर में आपका क्वेश्चन पेपर छूट भी सकता है, इसलिए आपके कंसेप्ट्स बहुत अच्छे से रिवाइज्ड होने चाहिए। तो बच्चों आपके सामने क्वेश्चन मैंने एक प्लेस किया है, लेकिन फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम whose adjacent sides are determined by the vectors I minus j plus 3k and 2i minus 7j plus k। ध्यान से देखिए बच्चों, क्वेश्चन आपके पास गिवन है, क्या कोई बच्चा जानता है इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? तो ये मैंने आपके पास एक पैरेललोग्राम बना दिया है, और आपको फिजिक्स में ये बताया गया था, इवन मैथ्स में भी बताया ही गया होगा, कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं एडजेसेंट साइड्स को, तो मान लो एक एडजेसेंट साइड ये है, दूसरी एडजेसेंट साइड ये है, तो ये आपका हो गया i माइनस जे प्लस 3k, और ये एडजेसेंट साइड्स का वेक्टर हो गया 2i माइनस 7j प्लस k। ठीक है, और आपसे पूछा गया कि बताओ एरिया क्या होगा पैरेललोग्राम का, तो आप क्या करते हो, आप कहोगे सर ये एज्यूम कर लेते हैं थीटा है। ठीक है, अगर ये वाला, देखो ध्यान से देखना, मैं दूसरा कलर चला रहा हूं, अगर ये वाला वेक्टर b है, ध्यान से देखिए, अगर ये वाला वेक्टर b है तो बगल वाला क्या होगा, तुम कहोगे सर b साइन थीटा, ये क्या होगा b साइन थीटा, क्या मैं लिख दूं उसको b साइन थीटा, b साइन थीटा। और नीचे वाले वेक्टर क्या होगा, नीचे वाले वेक्टर का मॉडुलस हो जाएगा a। तो बच्चों एरिया क्या होता है पैरेललोग्राम का, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, वो होता है बेस इनटू हाइट, तो बेस हो जाएगा इसका a और हाइट है इसकी b साइन थीटा। तो बच्चों इसको क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो दिस इज a क्रॉस b का मॉडुलस। क्या लिख सकते हो, a क्रॉस b का मॉडुलस। कहने का मतलब बच्चों ये है कि आपसे कभी भी पैरेललोग्राम का एरिया पूछा जाए एडजेसेंट साइड्स देकर, तो आप पैरेललोग्राम का एरिया निकालने के लिए यूज करेंगे मॉडुलस ऑफ a क्रॉस b, इसे आपको यूज करना होगा। तो बच्चों जल्दी से आंसर निकालिए और मेरे को बता दीजिए क्या आंसर आ रहा है। तो क्या आप लोग a क्रॉस b निकालना जानते हैं, क्या दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग कैसे निकालते हैं बच्चों, डिटर्मिनेंट की हेल्प से निकालते हैं। दिस इज i j k 1 minus 1 3 2 minus 7 और ये 1। चलिए बच्चों, तो हम लोग यहाँ पर इसका निकालते हैं, कैसे निकालें, चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज 1 इंटू माइनस 1 कितना हुआ -1, फिर -21 कितना आया +21, फिर ये आया -j, फिर बच्चों क्या आएगा 1 -6 प्लस k टाइम्स क्या आएगा
-7 + 2। तो बच्चों ये कितना आया? ये आया 20i + 5j और कितना बचा? -5k। यहां तक आ गया। तो अब हमको क्या निकालना है? इसका एरिया, एरिया निकालना है। तो एरिया क्या होगा इसका? मॉडुलस। तो मॉडुलस कैसे निकालते हैं किसी भी वेक्टर का? स्क्वायर रूट लेंगे, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर और फिर से जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो बच्चों इसको आप आंसर निकाल लीजिए, ये एरिया आ जाएगा स्क्वायर यूनिट्स में। क्या सभी बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आया? कैसे किया मैंने? यस। तो क्वेश्चन इजी है, टफ मत बनाइएगा। तो इसमें भी काफी बच्चे हैं नहीं क्लास में। अच्छा आ गया, ठीक है, ओके। तो पहले इस क्वेश्चन को चेक कर लीजिए। तो बच्चों इस तरह से काफी क्वेश्चंस आपके पास गिवन हैं, जिनको मैं एक एक करके पिकअप लूंगा क्वेश्चंस, और काफी सारे कंसेप्ट्स भी आपको सिखाता चला जाऊंगा। तो बच्चों मैं आगे क्वेश्चन ले रहा हूं, तो रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन मैं बच्चों आपको दे रहा हूं, जस्ट वेट। तो बच्चों अगला क्वेश्चन प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, और ये इस टाइप के काफी क्वेश्चंस आपके पास आपको मिलते रहेंगे, इसलिए इन क्वेश्चंस को करने की आदत डाल दीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, दिस इज योर स्क्रीन। ओके बच्चों, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है लेट ए बी सी बी 3 वेक्टर्स सच दैट, आपके पास वेक्टर ई का मॉडुलस गिवन है, वेक्टर बी का मॉडुलस गिवन है, वेक्टर सी का मॉडुलस गिवन है, और आपसे पूछा जा रहा है कि ईच वन ऑफ देम बीइंग परपेंडिकुलर टू सम ऑफ अदर टू। तो इसका क्या मतलब हुआ बच्चों? कि हर वेक्टर परपेंडिकुलर है बाकी दो के सम के साथ। तो अगर ए परपेंडिकुलर होगा किससे? बाकी दो का सम क्या बचा? बी और सी। यानी ए अगर परपेंडिकुलर है बाकी दो के सम के साथ, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0। ऐसे ही तो कहोगे। लेकिन इस बात को आप ऐसे भी कह सकते हो कि सर वो वेक्टर बी भी तो हो सकता है, बी भी परपेंडिकुलर होता है बाकी दो के सम के। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। देखो लिखा है ईच वन ऑफ बीइंग परपेंडिकुलर टू द सम ऑफ अदर टू, लिखा है ना। तो जो लिखा है उसी के अकॉर्डिंग मैंने उसको कन्वर्ट कर लिया मैथमेटिकल लैंग्वेज में। सिमिलरली सी भी ऐसा ही काम कर सकता है, वो भी परपेंडिकुलर हो सकता है, तो हम उसको भी इस तरह से लिख सकते हैं कि C is perpendicular to the sum of other two. That means C dot A plus B equal to 0. तो बच्चों यहां से रिजल्ट क्या आया? यहां से रिजल्ट आया A dot B plus A dot C equal to 0। ठीक है, समझ में आया? यहां से रिजल्ट क्या आया? B dot C plus B dot A equal to 0। यहां से रिजल्ट क्या आया? C डॉट A प्लस C डॉट B इक्वल टू 0। बने? चलो आगे करें। अब हम क्या करेंगे? हम तीनों को ऐड कर देते हैं। दिस इज योर इक्वेशन 1, दिस इज योर इक्वेशन 2 एंड दिस इज योर इक्वेशन 3। ठीक है, हम तीनों को आपस में ऐड कर देते हैं। तो A डॉट B दो बार आएगा। ध्यान से देखिए, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, अगर हम उनको आपस में ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स A डॉट बी प्लस B डॉट सी प्लस C डॉट A आ जाएगा इक्वल टू, सम करेंगे तीनों का तो क्या आ जाएगा? इक्वल टू 0। तो दैट मीन्स बच्चों यहां से ये बात क्लियर हो गई कि आपके पास क्या गिवन है? A डॉट बी प्लस B डॉट सी प्लस C डॉट A। ये क्या वैल्यू आ गई? ये वैल्यू आ गई आपकी 0। समझ में आ गया? और ये वैल्यू अगर आपकी 0 आ चुकी है तो बस उसके बाद क्वेश्चन खत्म, क्योंकि आपसे पूछा गया था मॉडुलस ऑफ A प्लस बी प्लस सी, ये पूछा गया था। तो और आप इसकी जस्ट रिसेंटली समझ चुके हो कि प्रॉपर्टी क्या होती है। इसकी होती है मॉड ऑफ वेक्टर A का स्क्वायर, मॉड ऑफ वेक्टर B का स्क्वायर, मॉड ऑफ वेक्टर C का स्क्वायर 2 टाइम्स A डॉट B प्लस B डॉट C प्लस C डॉट A। क्या समझ में आ गया? चलिए, A प्लस बी प्लस सी के मॉडुलस का स्क्वायर। इधर ध्यान दो बच्चों, मॉड A स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया 9,
मॉड बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो गया 16, मॉड सी स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो गया 25, और बच्चों ये वैल्यू क्या निकल के आई है? 0। तो कोई बच्चा बता सकता है इसका फाइनल आंसर क्या आया? 5√2। ओके, 5√2। द फाइनल आंसर इज 5√2, कंफर्म्ड बाय संदर्भ। तो बच्चों इस तरह से आपने देखा कि क्वेश्चन को किस तरह से एक्सटेंड करते हैं। बच्चों फोन वोन करके और बच्चों को भी बुला लो। मेरी क्लास में तो ज्यादा रहते थे, इतने सोले कैसे हैं? अरे और कौन सी बच्चियां थी, उनको नाम ही नहीं याद आ रहे इतने दिनों से। एक तो तान्या थी, तान्या है इसमें? हाँ है। कौशिकी है, कौशिकी है। अदिति है, अदिति भी है। एक दो बच्चे और छूट गए, उनका क्या नाम था बताओगे तुम लोग? कौन सा था बच्चा भाई? संदर्भ अभी कौन कौन छूटा हुआ है? सर वैभव नहीं है। हाँ वैभव नहीं, तो वैभव को मैसेज कर दो भाई एक। और कौन है? अरे भाई उनको सबको वो ये बता दो मैसेज करके कि ये जो हम पढ़ा रहे हैं ये बहुत ही कंपलसरी पोर्शन है, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। आपका जितना पढ़ने का मन ना करे, लेकिन ये जो हम पढ़ा रहे हैं ये करना ही पड़ेगा आपको, इतना तो करके जाना पड़ेगा आपको। मतलब अगर आप मजबूरी में पढ़ रहे हो तो भी तो ये करना ही पड़ेगा, मतलब इसको आपको छोड़ना नहीं है हर हालत में। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास फिर से मैं आपको करा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, उसी प्रॉपर्टीज पे बेस्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तान्या तुम्हारे साथ बेटा एक कौन सी दो लड़कियां और आती थी, उनको भी बुला लो बेटा। तान्या आवाज आ रही है? पता नहीं कहाँ है बच्चे, कोई आवाज ही नहीं कर रहे बच्चों। चलो आगे देखते हैं। इसमें लिखा है ए बी सी सेटिस्फाइज द कंडीशन ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। एवेल्युएट द क्वांटिटी ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। ये आपको एवेल्युएट करना है। तो बच्चों देखो ध्यान से, अगर तो आपके पास गिवन है, क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। आपके पास गिवन है ए प्लस बी प्लस सी के मॉडुलस का स्क्वायर, ठीक है? क्या है ए प्लस बी के मॉडुलस का स्क्वायर? मॉड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर, मॉड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर, मॉड ऑफ वेक्टर सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स क्या होता है? ए डॉट बी, बी डॉट सी, बी डॉट सी डॉट ए। इसको ये कह रहा म्यू नाम दे दो। तो बच्चों ए प्लस बी प्लस सी क्या है? ये तो वैल्यू 0 है, तो इसमें तो कुछ होना नहीं है। मॉड ए स्क्वायर कितना हो गया? 1। मॉड बी स्क्वायर कितना हो गया? 16। और मॉड सी स्क्वायर कितना हुआ? 4 प्लस 2 म्यू। तो बच्चों यहां से म्यू की वैल्यू कितनी आ गई? कितनी आ गई? -21/2। ये तो इजी क्वेश्चन था, चलो थोड़ा सा डिफिकल्ट ले लेते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट ले लेते हैं। ओके, तो बच्चों अब मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूं उसको भी आपको बहुत ध्यान से समझना होगा। द क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 ऑलरेडी आपके एमसीक्यू में डाला गया है टर्म 2 में, और ये सारी बुक्स में है। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका आप समझ लीजिए, उसके बाद आप करते रहिएगा। चलिए। सर टर्म 2 में भी एमसीक्यू है? हाँ उसमें भी एमसीक्यू है बेटा। आपके जितने भी पेपर हैं वो आपको काफी ज्यादा डिफिकल्ट पड़ेंगे, ये बात याद रखिए, क्योंकि आपके सारे थ्योरी क्वेश्चन, मतलब पहले क्या होता था, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, पहले क्या होता था कि पहले आप कुछ भी लिख देते थे तो स्टेप मार्किंग में आपको नंबर मिल जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपको मेहनत पहले से ज्यादा करनी पड़ेगी, यानी कि अब आपको स्टेप मार्किंग के नंबर कम मिलेंगे, आपके फाइनल आंसर के नंबर जज किए जाएंगे, वो जो आपने एमसीक्यू में सही किया होगा। तो बाय द वे इस बार भी एमसीक्यू का कुछ ना कुछ पोर्शन आपके पास रहेगा, तो आपको वो सही करना पड़ेगा, और पेपर आपको लेंदी भी मिलेगा। तो ये बात मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताई थी, पहले ये बच्चों के साथ हमेशा ही रही है कि भैया फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर तो 70 मार्क्स का होता है, उसमें 3 घंटे मिलते हैं। तो मैथ्स का पेपर तो 100 मार्क्स का होता था, उसमें भी पहले बच्चों को 3 घंटे ही मिलते थे।
तो मैथ्स में तो मार्किंग स्कीम ऑलरेडी ज्यादा ही होती है, टाइम तो उतना ही रहता है। इसलिए हम लोग जब आपका ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट कराते हैं तो उनमें हम जानबूझ के आपको क्वेश्चंस ज्यादा देते हैं ताकि आप कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चंस करने की आदत पहले से ही डाल दीजिए। इसीलिए हम लोग ऑनलाइन टेस्ट में ज्यादा क्वेश्चंस आपको देते हैं ताकि आपकी आदत पड़ जाए करने की। बाकी आप टेस्ट दोगे नहीं तो फिर आप एग्जाम में भी नहीं कर पाओगे। भाई ये जो मोदी सरकार ने जो भी किया है ये तो आपके लिए जनरल बच्चों के लिए पास होने का अरेंजमेंट बनाया है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि जो अच्छे बच्चे हैं वो लैग कर रहे हैं। पास तो सभी हो जाएंगे लेकिन अच्छे बच्चे इसमें लैग कर रहे हैं क्योंकि अच्छे बच्चों को तो मार्क्स चाहिए थे। वो मार्क्स उनको तभी मिल पाएंगे जब वो सारे इतने सारे ढेर सारे क्वेश्चंस जो स्टेप मार्किंग में मिलते थे वो अब आपको नॉर्मल तरीके से मिल रहे हैं, एमसीक्यू तरीके से मिल रहे हैं, जेई मेंस की तरीके से मिल रहे हैं। इसलिए आपको पहले से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, तो आपके सामने ये क्वेश्चन फिर से, if A, B, C are mutually perpendicular vectors of equal magnitude, show that the A plus B plus C is equally inclined to A, B, C. तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन गिवन है इस क्वेश्चन का पहले हम मतलब समझ लेते हैं कि ये लाइन क्या, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है। इस स्टेटमेंट का मतलब है कि A प्लस बी प्लस सी जो एंगल A के साथ बनाएगा वही A प्लस बी प्लस सी बी के साथ बनाएगा, वही A प्लस बी प्लस सी सी के साथ बनाएगा। अब ये एंगल क्या है, ये आपके पास एमसीक्यू में 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। उसमें लिखा हुआ है cos इनवर्स 1/√3, sin इनवर्स 2/√3, tan इनवर्स 1/√3। इस तरह के 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसमें आपको टिक करना पड़ेगा। लेकिन अगर असली में क्वेश्चन करोगे तो उसमें टाइम लगेगा। तो क्या है लिखा है, ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सीधा सीधा निकल के आता है कि अगर ए बी के परपेंडिकुलर है तो ए डॉट बी इज इक्वल टू बी सी के परपेंडिकुलर है तो बी डॉट सी, सी ए के परपेंडिकुलर है तो सी डॉट ए इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। कह सकते हैं ये, अगर ये कह सकते हैं तो हमारे पास एक और डाटा गिवन है कि इन वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। ये सेम मैग्नीट्यूड को मान लो लैम्डा है। अब यहां पर कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी का एंगल निकालो a के साथ। तो बच्चों कभी भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालने की बात आती है तो हम क्या लेते हैं उन दो वेक्टर्स के बीच का, डॉट प्रोडक्ट। तो हम इसका पहले डॉट लेंगे। तो डॉट क्या होता है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए की जगह है a प्लस बी प्लस सी, मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी की जगह आपका है a। क्या बात समझ में आई, क्या लिखते हैं आगे, कॉस थीटा। लेकिन अब आप कहोगे कि सर ये क्वांटिटी तो हमें पता ही नहीं है, ये तो आपने कहां से ये निकाली है तो पहले, तो हमने कहा ये निकाल लेते हैं। a प्लस बी प्लस सी के मॉडुलस का स्क्वायर क्या होता है, तुम कहोगे सर मॉड ए स्क्वायर, मॉड बी स्क्वायर, मॉड सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a डॉट बी डॉट सी डॉट ए, वो सब क्या है 0। तो सर a प्लस बी प्लस सी आपका क्या निकल के आ गया, सर आ गया 3 लैम्डा स्क्वायर यानी कि √3 लैम्डा आ गया। बोलो भाई यहां तक समझ में आया, अगर यहां तक समझ में आया तो हम स्टेप्स को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, यानी कि हम क्या करते हैं वापस अपने ओरिजिनल स्टेप पे चले जाते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। तो a डॉट ए हो जाएगा सबसे पहले यहाँ डॉट प्रोडक्ट लेने पर, फिर b डॉट ए 0 हो जाएगा, फिर c डॉट ए 0 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू ये वैल्यू कितनी है, ये √3 लैम्डा है। और इसका मैग्नीट्यूड क्या है बच्चों, इसका मैग्नीट्यूड है लैम्डा। तो लैम्डा इंटू लैम्डा लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा बच्चों मॉड ए का स्क्वायर इज इक्वल टू √3 लैम्डा स्क्वायर कॉस थीटा। तो बच्चों ये क्या इंप्लाइज करता है कि मॉड ए का स्क्वायर भी क्या है, लैम्डा स्क्वायर। तो लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो कॉस थीटा क्या आ जाएगा, 1/√3। इसका मतलब थीटा आपका ओरिजिनलिटी क्या है, कॉस इनवर्स 1/√3। तो मतलब जो इक्वली इंक्लाइंड है, तो यानी कि a प्लस बी प्लस सी यही एंगल b के साथ भी बनाएगा, यही एंगल c के साथ भी बनाएगा। समझ में आया संदर्भ, यस। ओके। तो बच्चों अब ये सिमिलरली करके आप इस काम को आगे कंटिन्यू कर लो, यानी कि इसी क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करो किसके साथ, अब आप a प्लस बी प्लस सी का डॉट b के साथ लीजिए, लीजिए लीजिए b के साथ लीजिए। चलिए, तो आप क्या कहोगे, कहोगे सर a प्लस बी प्लस सी का डॉट अब हम b के साथ लेंगे।
तो सर जब हम बी के साथ लिखेंगे तो लिखेंगे मोड ऑफ वेक्टर ए मोड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। तो कहोगे सर यहाँ पे डॉट लेंगे तो सब तो जीरो हो जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, सिर्फ क्या बचेगा बी डॉट बी। बी डॉट बी क्या हो जाएगा मॉडुलस ऑफ बी का स्क्वायर। ये कितना है √3 लैम्डा, ये कितना है लैम्डा, तो ये लैम्डा का स्क्वायर हो गया कॉस थीटा। मॉड बी स्क्वायर भी क्या हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पे भी कॉस थीटा क्या आ गया 1/√3। इसका मतलब यहाँ पे भी एंगल क्या हो गया कॉस इनवर्स 1/√3। और सिमिलरली बच्चों अगर आप ये एंगल सी के साथ भी बनाओगे तो यही सेम एंगल निकल के आएगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन को हमने प्रूफ कर दिया, दैट मीन्स ए प्लस बी। यस बेटा। सर सब्जेक्टिव पेपर में तीनों लिखना पड़ेगा कि सर एक करके सिमिलरली करके लिखते हैं? बस एक करके सिमिलरली, ठीक है। एक करके सिमिलरली। तो बच्चों यहाँ पर मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी कराए, तो उससे आपको अंदाजा लगने लगा होगा कि आपको एग्जाम में वर्किंग कुछ ना कुछ करनी ही पड़ेगी, तभी कुछ आपका काम आगे बनेगा। चलिए, तो ये क्वेश्चंस ये कंसेप्ट सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं दूसरे कंसेप्ट्स की तरफ, ठीक है। और बच्चों क्लास में हम लोग कोई भी ब्रेक नहीं लेते हैं, ओके। तो ठीक है बच्चों, कर लिया। यस सर। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया। दिस इज फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस 1 1 2 2 3 5 1 5 5। अब बच्चों अगर आप इस कंसेप्ट को ध्यान से देखें तो ये कंसेप्ट ऑलरेडी फिजिक्स में भी आपको बताया गया होगा कहीं ना कहीं, लेकिन मैं आपको पूरा डिस्क्रिप्शन में बताता हूं। अगर ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस गिवन है जिनके पोजीशन वेक्टर है स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी, तो वेक्टर में क्या करना होता है बच्चों, सबसे पहले आपको वेक्टर का ये पता होना चाहिए कि हम एरिया लिखते कैसे। वेक्टर का एरिया बच्चों हम 3 तरीके से लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से। कभी भी एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखना हो तो उसको आप 3 तरीके से लिख सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ ऑफ ए बी क्रॉस ए सी, ये भी बच्चों ट्रायंगल का एरिया है। इसको बच्चों हम ये भी लिख सकते हैं हाफ ऑफ बी सी क्रॉस बी ए, ये भी लिख सकते हैं बच्चों। इसको बच्चों हम ऐसे भी लिख सकते हैं हाफ ऑफ सी ए क्रॉस सी बी, ये तीनों ही एरिया है बच्चों। तो उसमें से सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वो पहला वाला फॉर्म यूज किया जाता है। तो बच्चों आपको ये याद रखना होगा, जो पहले वाला मैंने अभी अभी ब्रैकेट में आपके लिए एंटर कर दिया है। तो बच्चों अब आप क्या कहोगे, इसका पहले जनरल इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं, फिर एरिया में आपसे ही निकलवाता हूं। तो जनरल इंटरप्रिटेशन क्या होता है बच्चों कि एमसीक्यू में एरिया इस फॉर्म में भी नहीं लिखा है। एमसीक्यू में पता है कि ऐसे ही लिखा है। एमसीक्यू में गिवन है कि अगर किसी भी ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस होते हैं जिनके पोजीशन वेक्टर स्मॉल एबीसी है, तो उन्होंने 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा। तो देखो बच्चों, सबसे पहले आपको तो ये पता होना चाहिए, जो मैंने अभी आपको स्टैंडर्ड मार्क कराया ब्लैक कलर के बॉक्स में, उसको आप बच्चों फिर इस तरह से लिखना चालू कर दोगे। ध्यान से देखिए, आप इस तरह से लिखोगे हाफ ऑफ, चलिए ए बी को मैंने बच्चों बताया था ना स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में, ए बी को कैसे लिखते हैं। ए बी का मतलब होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो बी का पोजीशन वेक्टर क्या है स्मॉल बी, ए का पोजीशन वेक्टर क्या है स्मॉल ए। समझ में आया। एसी को लिखोगे पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। अब बच्चों इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते जाओ, तो क्या आएगा बच्चों, ये आएगा बी क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस ए माइनस ए क्रॉस सी प्लस ए क्रॉस ए। क्या बात समझ में आई बच्चों। तो ध्यान से देखो बच्चों, बी क्रॉस सी, तो बच्चों ये माइनस बी क्रॉस है, इसको पलट देंगे तो प्लस क्या हो जाएगा ए क्रॉस बी हो जाएगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट को जैसे ही हम चेंज कर देते हैं तो माइनस का साइन आ जाता है। इसमें भी बच्चों यही करेंगे, पलटेंगे तो ये भी माइनस से प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये वाला बच्चों 0 हो जाएगा, ए क्रॉस ए 0। तो बच्चों आपका जो एमसीक्यू क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन में एरिया ऑफ ट्रायंगल को इस तरह से ही
रिप्रेजेंट किया गया है, तो आपको इसी वाले आंसर पे मार्क करना है। यानी आपके पास कभी भी एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछा जाएगा तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल बच्चों कैसे लिखेंगे, मैं उसको रीराइट करके दोबारा बताता हूं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बच्चों आप लिखेंगे दिस इज हाफ ऑफ, चलिए लिखना स्टार्ट करें, ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। कितना आसान है, ठीक है। तो आप सबको एरिया तो समझ में आ ही गया होगा, और अगर एरिया समझ में आ गया तो आपके पास एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर अब आपको निकालना है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 9। चलो सब लोग करना स्टार्ट करो, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर निकाल। ओके बच्चों, तो हम लोग इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ ए बी क्रॉस ए सी का मॉडुलस। तो ये बच्चों हो गया ए बी क्रॉस ए सी, ठीक है। अब आप बच्चों सबसे पहले टारगेट बनाओगे कि ए बी हम कैसे लिखें। कहोगे सर ए बी लिखना का तरीका हम जानते हैं, वो होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो बी का पोजीशन वेक्टर क्या है, 2i कैप 3j कैप 5k कैप। ए का पोजीशन वेक्टर क्या है, i कैप j कैप 2k कैप। तो 2 माइनस i 3 माइनस j 2j, 5 माइनस 2 3k आ गया बच्चों। उसी तरीके से पोजीशन वेक्टर ऑफ सी कैसे निकालेंगे, ए सी कैसे निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो बच्चों स्टेप्स देखिए मैं किस तरह से लिख रहा हूं। सी का क्या होता है, सी का होगा i प्लस 5j प्लस 5k। ए का क्या है, ए का है बच्चों i प्लस j प्लस 2k, ठीक है। तो ये हो गया ए सी का, c माइनस ए, ठीक है। चलिए बताइए क्या है, i माइनस आई 0i, 5j माइनस j 4j, और 5k माइनस 2k 3k। तो हो तो क्या बच्चों, ए बी आ गया, ए सी आ गया। अब ए बी क्रॉस ए सी कर लो, भाई डिटर्मिनेंट तो निकाल लोगे ना, क्यों भाई, यस हाफ सर। ऑफ ए बी क्रॉस ए सी। तो क्या आंसर आया बच्चों, √61/2 आया है क्या, क्या है। एक मिनट से कर। अच्छा जो भी निकाल लो, बस निकाल लो। दिस इज 1 2 3 0 4 3। तो बच्चों से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, पहले क्रॉस प्रोडक्ट ले लो फिर उसका मैग्नीट्यूड ले लेना, ठीक है ना। क्रॉस प्रोडक्ट लेने के बाद आपको क्या लेना है, उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। और उसके बाद आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो कोई बच्चा है क्लास में जो बता दे क्या आएगा फाइनल आंसर। सर एक मिनट से सॉल्व कर रहे हैं। √61/2 आ रहा है। ठीक है ठीक है, √61/2 is the final answer. √61/2 square units. तो बच्चों इसके आगे आगे अब हम नए एमसीक्यू क्वेश्चन की तरफ टारगेट करेंगे। तो सारे के सारे कंसेप्ट्स मैं आपको बताता चला जा रहा हूं, इसलिए क्लास को पूरा ध्यान से देखिए प्रॉपर। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। लेकिन आप चांस की बात है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर पे जो एमसीक्यू बना है उसका आंसर कई लोगों का गलत हो सकता है, इसलिए आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ना पूछ के उसमें कुछ और पूछा हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कहोगे सर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर तो हम लोग को पता है, जमाने से पढ़ रहे हैं, क्या पता है। कहोगे सर इस पे तो बहुत आसान तरीके से पढ़ाया जाता है। इसमें यह बताया जाता है कि अगर हम ए का प्रोजेक्शन निकालते हैं वेक्टर बी पे, तो प्रोजेक्शन क्या होता है। सर इसको तो शॉर्टकट से लर्न करा देते हैं। शॉर्टकट होता है कि प्रोजेक्शन हुआ सर ए डॉट बी, और जिसपे प्रोजेक्शन निकालते हैं उसी के मॉडुलस से डिवाइड कर देते हैं। तो सर ये तो प्रोजेक्शन हम जानते हैं, लेकिन उन्होंने ये पूछा ही नहीं है एमसीक्यू में। पहले तो हम ये बता दें ये निकला कहां से।
प्रोजेक्शन का मतलब ये होता है, जो छोटी क्लासेस में आपको बताया जाता था, कि आप एक क्या बना लेते हैं, आप एक इस तरह से सनलाइट बना लेते हैं। जब आप इस तरह से सनलाइट बनाते हैं तो सनलाइट कहां प्रोजेक्ट होती है, सनलाइट प्रोजेक्ट होती है इस वेक्टर पे। जब सनलाइट इस वेक्टर पे प्रोजेक्ट होती है तो इस वेक्टर का प्रोजेक्शन कहां पड़ता है, सीधा सीधा नीचे जाके पड़ता है। ठीक है, इसी के लिए हम इसको कहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। तो ये बच्चों जो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो इसका हिंदी में मतलब हुआ कि वेक्टर ए का कंपोनेंट वेक्टर बी के अलोंग कितना है, तो तुम कहोगे सर वो कंपोनेंट है ए कॉस थीटा, उसका मैग्नीट्यूड है ए कॉस थीटा। तो हम कहेंगे तो ए डॉट बी क्या होता है, तुम कहोगे सर ए डॉट बी होता है मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। तो हमें तो क्या चाहिए, हमें तो ए कॉस थीटा चाहिए, वही तो प्रोजेक्शन है। तो वो कितना होगा, ए डॉट बी अपॉन मॉडुलस ऑफ बी। मॉडुलस ऑफ बी को हम सिर्फ बी भी लिखते हैं। तो बच्चों यही तो मैंने अभी आपको बताया कि प्रोजेक्शन ये होता है। लेकिन ये क्या है बेसिकली, ये है आपका प्रोजेक्टेड मैग्नीट्यूड। क्या है ये आपका प्रोजेक्टेड मैग्नीट्यूड। अगर आपको प्रोजेक्टेड वेक्टर चाहिए तो कैसे निकालेंगे, प्रोजेक्टेड वेक्टर में आपको क्या करना पड़ेगा कि ये वेक्टर जिस भी डायरेक्शन में है, ये प्रोजेक्शन जिस भी डायरेक्शन में है, उस डायरेक्शन का हम क्या मल्टीप्लाई करते हैं, यूनिट वेक्टर। तो ये कौन सी डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है। तो इस डायरेक्शन में हम यूनिट वेक्टर, जो भी वेक्टर होगा हम उसका यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आंसर आ जाएगा ए डॉट बी अपॉन बी। अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बी के डायरेक्शन में है तो बी का यूनिट वेक्टर। तो बी का यूनिट वेक्टर क्या होगा, बी वेक्टर डिवाइड बाय उसका मॉडुलस। तो बच्चों ये जो पार्ट है उसमें प्रोजेक्टेड मैग्नीट्यूड होता है, दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्टेड मैग्नीट्यूड। लेकिन अगर हम इस प्रोजेक्टेड मैग्नीट्यूड को वेक्टर क्वांटिटी में कन्वर्ट करेंगे तो वो कैसे कन्वर्ट होगा, हम इसको किस तरह से लिख देंगे, लिखेंगे वेक्टर अपॉन यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा वेक्टर अपॉन उसका मॉडुलस। तो ये बच्चों आपका प्रोजेक्शन का आंसर हो गया। लेकिन एमसीक्यू में पूछा ही नहीं गया, एमसीक्यू में तो कुछ और पूछा गया है। अब देखो क्या पूछा गया वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। अभी भी एमसीक्यू में एक डायग्राम बना हुआ है, डायग्राम बना करके उन्होंने पूछा है ये वाला वेक्टर। डायग्राम बना के उन्होंने पता है कौन सा वेक्टर पूछा है, ये वाला वेक्टर, ये वेक्टर ये वेक्टर पूछा। तो ये वेक्टर क्या हुआ, तुम कहोगे सर ये वेक्टर तो हम जानते हैं ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है, तो सर ये वेक्टर तो हम निकाल लेंगे। हमने कहा कैसे निकाल लोगे, कहोगे सर ट्रायंगल ऑफ एडिशन से निकाल लेते हैं, या सर कंपोनेंट करके निकाल लेते हैं। अब जैसे भी निकालो हम तुम्हें आंसर लिख के दे देते हैं। तो हमारे हिसाब से अगर हम इस वाले वेक्टर को x मान लें तो आप इसमें ट्रायंगल ऑफ एडिशन कैसे लगाएंगे, आप लगाएंगे वेक्टर b प्लस वेक्टर x इज इक्वल टू वेक्टर a। यानी वेक्टर आपसे पूछा गया x, तो x क्या होगा, वेक्टर a माइनस वेक्टर b। ठीक है ना, और वेक्टर समझ में आ गया। तो मेरे ख्याल से ये वाला प्रोजेक्टेड वेक्टर आपको तो पता ही है कितना है, क्योंकि पूरा वेक्टर ओके बच्चों, तो मैंने आपको प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर का कंसेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर कर दिया कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर के कंसेप्ट को यूज करते हुए अगर आपसे ये एक्स हाइट पूछी जाए तो उसको आप ट्रायंगल ऑफ एडिशन को यूज करते हुए काफी जल्दी निकाल सकते हैं। तो बच्चों यहां से हम लोग अब आगे कंटिन्यू करते हैं, और आगे आपको एक नेक्स्ट हेडिंग डालनी है। द नेक्स्ट हेडिंग इज प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। सब बच्चे यहाँ पे नई हेडिंग डालेंगे, दिस इज अ प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। तो प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स प्रोडक्ट पे छोटे छोटे क्वेश्चंस बने हुए हैं जो बहुत स्पीड में आपके गलत भी हो जाते हैं। चलिए
जरा देखते हैं पहली वाली। अगर आपके पास कोई लिखता है A क्रॉस B प्लस माइनस C, तो इसका मतलब आप बच्चों उसको डिस्ट्रीब्यूट ऐसे करोगे, दिस इज A क्रॉस B प्लस माइनस A क्रॉस C। इसको बच्चों इस तरह से आपको स्प्लिट करना होता है, ठीक है। ओके, चलिए अब आगे दूसरी एक और प्रॉपर्टी लिख देते हैं। अगर आपके पास कोई लिख दे B प्लस C क्रॉस A, तो उसको आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? B क्रॉस A प्लस C क्रॉस A। कई लोग क्रॉस प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट की तरह कॉम्यूटेटिव समझते हैं और गलत मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो वहां पे आपको ध्यान देना होगा। उसके बाद बच्चों लोग नेक्स्ट समझते हैं, ध्यान से लिखिए। इफ A पैरेलल टू B, देन अगर दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं तो उनके बीच का एंगल 0 हो सकता है या पाई हो सकता है। दो वेक्टर्स अगर आपस में पैरेलल हैं तो उनके बीच का एंगल 0 भी हो सकता है और पाई भी हो सकता है, ठीक है। इंप्लाइज दैट A क्रॉस B इज इक्वल टू 0। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, बट अगर A क्रॉस B आपका 0 गिवन तो दैट मींस आपका वेक्टर A 0 हो सकता है या वेक्टर B 0 हो सकता है या A पैरेलल टू B हो सकता है, ठीक है। ये आपको ध्यान देना होगा। और बच्चों ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी याद रखनी होगी कि A क्रॉस A अगर आपसे पूछा जाए तो वो 0 होगा। तो जैसे डॉट प्रोडक्ट में होता है वैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट में भी कुछ डेफिनेशंस होती हैं, वो आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाली के लिए बच्चों हम लोग एक सर्कल बना लेते हैं, क्योंकि आप पहले से उसको जानते हो। बस मैं आपको एक शॉर्टकट बता दूं, ऐसे लिख लिया करो I, फिर यहां लिखो J, फिर यहां लिखो K, ठीक है। इस तरह से लिख लो और फिर इस बात को इंटरप्रेट कर दो यहाँ पे कि अगर कभी भी I क्रॉस J पूछे तो आप तुरंत K लिख देना, J क्रॉस K पूछे तो आप I लिख देना, और K क्रॉस I पूछे तो आप उसको J लिख देना, ठीक है। तो I क्रॉस J, J क्रॉस K, K क्रॉस I, आपको सारी बातें समझ में आ गई, ठीक है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट स्टैंडर्ड लिख लीजिए, उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन करना होता है। लिख लीजिए, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर A एंड वेक्टर B is given by, अगर हमें एक वेक्टर लिखना हो जो A और B दोनों के ही परपेंडिकुलर हो तो वो होगा प्लस माइनस A क्रॉस B डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ A क्रॉस B। ये बात आपको पहले से पता होनी चाहिए, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में आपको ये बताया जाता है कि अगर दो वेक्टर्स का परपेंडिकुलर वेक्टर अगर आपको निकालना हो तो आप सीधा सीधा उन दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। ये बात आपको पहले से भी फिजिक्स में बताई गई है। तभी आप I क्रॉस J को क्या लिखते हो? K लिखते हो, क्योंकि ये वेक्टर होता है I, ये वेक्टर होता है J। I क्रॉस J को मतलब ये हुआ कि आप राइट हैंड थंब को लेकर के वेक्टर I को वेक्टर J की तरफ रोटेट करेंगे। तो बच्चों पे ये बात आपको समझनी होगी कि I क्रॉस J का मतलब ये होता है कि राइट हैंड आप यूज करेंगे, उसमें से पेन छोड़ देंगे और I वेक्टर को J वेक्टर की जब आप रोटेट करेंगे तो आपका एक जो थंब होता है, थंब वो डायरेक्शन देगा K की तरफ, तभी आप I क्रॉस J को कहते हो K। लेकिन अगर आपको ये बात ना समझ में आती हो तो आप ऐसे समझ लो कि दो वेक्टर्स का कभी भी परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना हो तो आप क्या करोगे, उन दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट। और लेकिन अगर उसका यूनिट वेक्टर निकालना हो तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए आप क्या करोगे, क्रॉस प्रोडक्ट को उसी के मॉडुलस से डिवाइड कर दो। तो दिस इज द कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। आगे समझ में? यस। ओके, समझ में आ गई तो बच्चों फिर से एक क्वेश्चन हो जाए।
जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो उससे कंसेप्ट और भी क्लियर होते हैं। जरा मैं क्वेश्चन कराता हूं एक, और आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन ऐसा लग रहा था कि आपसे हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन आपसे होगा नहीं। पहले आप खुद से ट्राई करो जरा। द क्वेश्चन इज दिस, अपने आप से करना है। ये है क्वेश्चन। तो बच्चों क्वेश्चन में लिखा है कि आपके पास एक अल्फा वेक्टर गिवन है। क्या है अल्फा वेक्टर? वो है 3i माइनस जे। आपके पास बीटा वेक्टर गिवन है 2i प्लस जे माइनस 3k। ठीक है, आपके पास एक अल्फा वेक्टर गिवन है, एक बीटा वेक्टर गिवन है, और आपसे पूछा जा रहा है कि बीटा को एक्सप्रेस करो, बीटा वेक्टर को एक्सप्रेस करो एज अ सम ऑफ बीटा 1 प्लस बीटा 2। ठीक है, और आपको क्या पूछा जा रहा है कि बीटा 1 पैरेलल है अल्फा के और बीटा 2 परपेंडिकुलर है अल्फा के। तो बच्चों इतनी मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन आपके पास गिवन है, और आपसे कहा जा रहा है कि बीटा को एक्सप्रेस करो एज अ सम ऑफ बीटा 1 प्लस बीटा 2। चलिए एक्सप्रेस करते हैं इसको हम लोग। चलिए स्टार्ट करें। क्या करेंगे? सबसे पहले हमारे पास बीटा को एक्सप्रेस करना है एज अ सम ऑफ बीटा 1 प्लस बीटा 2। तो बच्चों मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही सिखाया है कि अगर दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल होते हैं तो मैंने आपको क्या सिखाया कि एक वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स दूसरा वेक्टर। ये आप तुरंत लिख सकते हो। तो बच्चों ये क्या इंप्लाइज करता है कि बीटा 1 क्या हो गया? लैम्डा टाइम्स अल्फा, और अल्फा है आपका 3i माइनस जे। यानी बच्चों जो बीटा 1 वेक्टर है आपका वो है 3 लैम्डा आई माइनस लैम्डा जे। क्या बात समझ में आई? उसके बाद बच्चों आपके पास गिवन है कि बीटा 2 परपेंडिकुलर है अल्फा के। इसका मतलब बीटा 2 और अल्फा का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0। इतना लिखने के बाद बच्चे यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको अगला स्टेप नहीं समझ में आता कि अगले स्टेप में हम बीटा 2 कैसे निकालें, क्योंकि बीटा 1 भी अननोन है और बीटा 2 भी अननोन है। तो बच्चे यहां पर क्या करते हैं? बीटा 2 को लेट कर लेते हैं, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, मार तमाम इक्वेशंस बना लेते हैं। लेकिन क्वेश्चन को अगर आप ऐसे करेंगे तो आपके पास वेरिएबल्स ज्यादा हो जाएंगे, इक्वेशन कम हो जाएगी। इसलिए बच्चों क्वेश्चन को जल्दी से करने के लिए आप क्या यूज करोगे? एक रिलेशन जो आपको ऑलरेडी गिवन है लेकिन आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो। रिलेशन गिवन है बीटा इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2। यानी बीटा आपके पास क्या है वो तो आप जानते हो ना, बीटा है आपका 2i प्लस जे माइनस 3k, और बीटा 1 कितना है? वो है 3 लैम्डा आई माइनस लैम्डा जे। और बीटा 2 क्या है? कहोगे सर वो तो पता ही नहीं। तो हमने कहा बीटा पता है, बीटा 1 पता है इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, तो बीटा 2 आप लिख सकते हो ना वो भी इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। कैसे लिखोगे? कहोगे सर आई कैप टाइम्स 2 माइनस 3 लैम्डा प्लस जे कैप टाइम्स 1 प्लस लैम्डा माइनस 3k। देखो बीटा 2 आ गया, आ गया। अब आपके पास क्या गिवन है कि बीटा 2 परपेंडिकुलर है अल्फा के, यानी बीटा 2 का अगर हम अल्फा से डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वो क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। और बच्चों अल्फा तो आप जानते हो ना क्या है? अल्फा है आपका 3i माइनस जे, तो इसको लिख दो 3i माइनस जे। अब बच्चों डॉट प्रोडक्ट उठा के 0 कर दो। जैसे ही डॉट प्रोडक्ट 0 करोगे तुम्हारे पास लैम्डा आ जाएगा। किसी बच्चे ने निकाला लैम्डा, दिस इज 3 टाइम्स 2 माइनस 3 लैम्डा माइनस 1 टाइम्स 1 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहां से लैम्डा क्या निकल के आया? कोई है क्लास में जो बताएगा लैम्डा की वैल्यू? अदिति बताओगी, अमन बताओगे, अनिकेत, अर्णव, ईशान, संदर्भ, सिद्धांत, सर निकाल सिद्धार्थ? दीजिए सर, हो नहीं रहा सर वाला। क्या हुआ? सर इस इक्वेशन को सॉल्व करके लैम्डा की वैल्यू निकालिए। हाँ लैम्डा एक मिनट निकालू से क्या बता है? रहे, एक मिनट से बता रहे। ठीक है आराम से करो, नो प्रॉब्लम। मैंने सॉल्यूशन पूरा आपकी स्क्रीन पे दोबारा लगा दिया, जरा आराम से देखो, मेरे को कोई जल्दी नहीं, कहीं भागना नहीं, आराम से देखो।
तो बच्चों मैं ये जो क्वेश्चन हूँ ये आप ही की बुक से ही बार बार उठा रहा हूँ और मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर ये क्वेश्चन आप पहले से करके नहीं गए एग्जाम में तो ये आपसे क्वेश्चन होंगे भी नहीं, इसलिए बहुत ही कंपलसरी पोर्शन है और आपको ये करके जाना ही पड़ेगा। तो बच्चों मैं आपसे ये बता रहा था कि आपको बीटा को एक्सप्रेस करना है एज अ सम ऑफ बीटा 1 प्लस बीटा 2। अब नहीं आप बीटा 1 जानते, नहीं आप बीटा 2 जानते, लेकिन हमारे पास गिवन है कि बीटा 1 पैरेलल है अल्फा के और बीटा 2 परपेंडिकुलर है अल्फा के। तो बच्चों मैंने अभी चिल्ला चिल्ला के थ्योरी क्लास में स्टार्टिंग में बताया था कि अगर दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल होते हैं तो मैंने आपको क्या रिलेशन बताया था, मैंने बताया था एक वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स दूसरा वेक्टर होता है। तो मैंने उस रिलेशन को यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, और मैंने खटाक से बीटा 1 निकाल दिया इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। तो वेयर इज द बीटा 1, ये है बीटा 1 आपका इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। उसके बाद बच्चों यहां पर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे एग्जाम में, आप सोचोगे कि बीटा 2 का क्या करें। अगर बीटा 1 लैम्डा के टर्म्स में तो बीटा 2 तो बिल्कुल ही नहीं पता, फिर बीटा 2 को आप लेट करोगे एबीसी के टर्म्स में, फिर उसको यहां पर पुट करोगे, आपके पास वेरिएबल्स ज्यादा हो जाएंगे। तो बच्चों आपको ऐसा नहीं करना है, आपको इसी इक्वेशन को यूज करना है, बीटा इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2। तो आप इसमें बीटा जानते हो, बीटा पुट कर दो, बीटा 1 जानते हो लैम्डा के टर्म्स में, वो पुट कर दो, तो ये आपका हो गया बीटा 1, ये हो गया बीटा 2। तो आपका यहां से बीटा 2 निकल आएगा। तो बच्चों यहां से आपका बीटा 2 आएगा इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, ये निकल के आ गया, ध्यान से देखिए ये निकल करके आ गया। अभी तक कोई डाउट? नहीं यहां से बीटा 2 निकल आएगा, और बीटा 2 अगर निकल आएगा तो आपके पास गिवन है कि बीटा 2 और अल्फा का डॉट प्रोडक्ट 0 है। तो बीटा 2 अल्फा का डॉट प्रोडक्ट 0 करेंगे तो यहां से लैम्डा निकल के आएगा, और लैम्डा संदर्भ ने हमको कंफर्म कराया है कि लैम्डा इज हाफ, लैम्डा इज हाफ। और बच्चों अगर लैम्डा आ गया तो क्वेश्चन खत्म हो गया, क्योंकि लैम्डा आने से आपके पास बीटा 1 भी आ गया, बीटा 2 भी आ गया। बीटा 1 क्या है बच्चों, वो है लैम्डा टाइम्स, क्या है बीटा 1 क्या है, लैम्डा टाइम्स, यानी कि 1/2 टाइम्स अल्फा। अल्फा क्या है 3i माइनस जे, तो देखो बीटा 1 आ गया। बीटा 2 निकालोगे तो बीटा 2 भी लिख सकते हो, कहां है बीटा 2, ये है आपका बीटा 2, यहां पर वैल्यूज पुट कर दीजिए लैम्डा की। तो 2 माइनस 3/2 कितना हुआ 1/2, 2 माइनस 3/2 दिस इज 1/2, ठीक है। 1 प्लस 1/2 3/2 माइनस 3 के। तो बच्चों ध्यान से देखो बीटा 1 बीटा 2 दोनों निकल आए। अब आपका क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश हो गया। आपको बीटा को एक्सप्रेस करना था एज अ सम ऑफ बीटा 1 प्लस बीटा 2, उसे आप एक्सप्रेस कर चुके हो, क्वेश्चन इज फिनिश, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जिसको समझ में ना आया हो तो वो हमसे अभी भी दोबारा पूछ सकता है। बच्चों यहाँ पर अब हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और आपको नेक्स्ट हेडिंग डालनी है, दिस इज प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। अगेन प्रॉपर्टीज कंटिन्यूएशन, दिस इज प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, उसको हम लोग वापस कंटिन्यू करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। अब बच्चों ये जो दूसरा क्वेश्चन है एमसीक्यू, मैं सारे एमसीक्यू भी क्वेश्चंस आपको लगातार करा रहा हूं, तो ये जो अगला एमसीक्यू क्वेश्चन है वो भी काफी भयानक टाइप का है, आप उसके ऑप्शंस में टिक करने में गलती कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि ए क्रॉस बी के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का स्क्वायर। तो बच्चों चार ऑप्शंस दिए, आपको इस वैल्यू को इवैल्यूएट करना है। चार ऑप्शंस आपके पास गिवन है कि ये वैल्यू मॉड ए स्क्वायर मॉड बी के स्क्वायर के इक्वल होगी, ये वैल्यू मॉड ए बी के स्क्वायर के इक्वल होगी, ये टाइम्स 2 टाइम्स मॉड ए स्क्वायर मॉड बी के स्क्वायर इक्वल होगी, ऐसा गिवन है चार ऑप्शंस। तो बच्चों इसे आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और अपना एमसीक्यू का आंसर टैली करना पड़ेगा। तो आप रेडी हैं, ओपन करते हैं। तो बच्चों ए क्रॉस बी क्या होता है, ए क्रॉस बी होता है मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा, और यहां लगाते हैं नीटा कैप, यानी कि एक जनरल डायरेक्शन। अब हम क्या लेते हैं, दोनों तरफ मॉडुलस लेते हैं।
तो मॉडुलस लेंगे तो बच्चों क्या आएगा, वो आ जाएगा a क्रॉस b इज इक्वल टू मॉड, स्केलर का मॉडुलस लेंगे तो कोई पता ही नहीं पड़ेगा, ये तो एज इट इज रहेगा साइन थीटा, और नीटा कैप का मॉडुलस 1 हो जाएगा। और दोनों तरफ बच्चों जब हम स्क्वायरिंग कर देंगे तो स्क्वायरिंग करने पे हो जाएगा a क्रॉस b का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर a का स्क्वायर मॉड ऑफ वेक्टर b का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्या टर्म्स क्लियर है? उसके बाद बच्चों आवाज आ रही ना? यस सर। a डॉट b निकालते हैं तो a डॉट b क्या होता है, मॉड ऑफ वेक्टर a मॉड ऑफ वेक्टर b cos थीटा, और अगर हम इसमें स्क्वायरिंग कर देंगे तो a डॉट b का स्क्वायर क्या आ जाएगा, मॉड a स्क्वायर मॉड b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये आ गया। तो बच्चों हमें क्या करना है, इस पहली इक्वेशन को और एक दूसरी इक्वेशन को ऐड करना है, क्योंकि जब हम ऐड करेंगे तभी हमारा ये वाला टर्म आएगा। ठीक है, चलिए ऐड करके हमको बताइए क्या आ रहा है, जरा क्या ऐड करके बताओगे? सर ऐड करने पर अंदर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो सर ये बचेगा मॉड ए स्क्वायर और ये बचेगा मॉड बी स्क्वायर। दिस इज योर प्रॉपर्टी। तो मेरे ख्याल से ये प्रॉपर्टी आपको बताई गई होगी, क्योंकि आपको ऑलरेडी वेक्टर और 3D शायद आपका चल भी रहा है कंटिन्यूएशन में, जितना हमें आइडिया है। तो ये प्रॉपर्टी मैंने आपके ऑनलाइन लेक्चर्स में देखी थी, तो ये प्रॉपर्टी आपको बताई भी गई है। तो मैंने आपके नोट्स देखे हैं ऑलरेडी, तो ये प्रॉपर्टी आपको बताई गई है, लेकिन आपको उसका अंदाजा बिल्कुल नहीं है, आप कुछ याद नहीं है आपको। कोई बात नहीं, नहीं याद है तो, लेकिन अब जरूर याद रखिएगा, मैंने आपको समझा दी है। ठीक है, मैं इसको बॉक्स में भी डाल देता हूँ। दिस इज योर फाइनल प्रॉपर्टी। ठीक है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई? यस सर। सर ये डायरेक्ट यूज कर सकते हैं? अब बेटा एमसीक्यू तो गिवन है, तो उसमें डायरेक्ट ही यूज होगा, और क्या। ओके सर। एमसीक्यू की सॉल्विंग कहाँ होगी? तो ये मैंने अभी आपके थ्योरी नोट्स खोले हुए हैं, लेकिन थ्योरी नोट्स में तो है सब आपके, लेकिन अंदाजा नहीं है आपको बिल्कुल भी कि क्या है क्या नहीं है। आवाज आ रही है बच्चों? यस सर। ओके, जस्ट वेट। तो बच्चों उसको पहले नोट करके एक बार जरा फिर से आप एक बार चेक करिए, अपने आप से दोबारा प्रूफ करिए, अपने आप से सभी बच्चे इसको प्रॉपर्टी को दोबारा प्रूफ करें, क्योंकि मैं तो आपके थ्योरी नोट्स खोल के बैठा हूं, उसमें तो ये करा ही है। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग उसको करिए जरा दोबारा प्रूफ करिए, सभी बच्चे इसको दोबारा। सभी बच्चे इस प्रॉपर्टी को दोबारा प्रूफ करें। यस। ठीक है, चलिए भाई अब आगे कंटिन्यू करते हैं। मेरे हिसाब से सभी बच्चों ने ये प्रॉपर्टी प्रूफ कर ली होगी, प्रूफ कर ली। यस सर। अभी तो बच्चों आप देख रहे हैं स्क्रीन जो मैंने शेयर की हुई है, तो उस स्क्रीन पे ही आप देख रहे होंगे कि बेसिक लेवल पे ही काफी क्वेश्चंस आपके हैं काफी।
तो ये सारे आपको लगाने पड़ेंगे। तो देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 मैंने आपको एमसीक्यू के फॉर्म में करवाया है अभी जस्ट। ओके, तो यहां तक समझने के बाद ओके बच्चों, यहां तक समझने के बाद ऐसा करते हैं हम लोग वेक्टर्स पे ब्रेक लगाते हैं अभी। अब थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं।